नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल काल देशना। काल देशना में हमारे सीधे सवालों का जवाब देने के लिए जो हमारे मेहमान है वो शुभ भारती विश्वविद्यालय मेरठ के फिजिकल एजुकेशन के डीन डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने हमारे सीधे सवालों का क्या जवाब दिया है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे काल देशना चैनल पर। नमस्ते कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल काल देशना का और आपका जिन्होंने मुझे आज अपने विचार रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आज ओलंपिक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जी कुलदीप जी। सर आपको भी। सर मेरा पहला सवाल है कि सर आप शुभ भारती विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन में डीन हैं और आपका सभी खेलों से संबंध होगा, लेकिन आपका कोई स्पेशल खेल होगा जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे। इसके बारे में आप बताइए। दर्शक जानना चाहते हैं वो खेल कौन सा है और आपने किस लेवल तक खेला है। कुलदीप जी, मेरा जो मुख्य खेल है वो स्विमिंग है, तैराकी को मैंने लक्ष्मीबाई नेशनल विश्वविद्यालय ऑफ फिजिकल एजुकेशन और उसी के साथ साथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की तरफ से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज में 5 साल लगातार प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की जो भी तैराकी की प्रतियोगिताएं हुई हैं उन सभी में मैंने प्रतिनिधित्व किया है। जी सर मेरा अगला सीधा सवाल है कि कोरोना के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग बंद हो गई है, अब इसके बाद खिलाड़ियों के सामने क्या चुनौती आने वाली है। देखिए कुलदीप जी, खिलाड़ी ठीक है, अभी कोरोना की ऐसी स्थिति है कि जिसके ऊपर ट्रेनिंग बंद है, बहुत सारी चीजें हैं, पर किसी भी ट्रेनिंग को लेकर हम लोग जनरली ट्रेनिंग को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है जनरल फिटनेस, दूसरा होता है मोटर फिटनेस। हम किसी भी चीज की जनरल फिटनेस के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जाएं। अभी जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम घर में रहकर रूटीन एक्सरसाइज जैसे योगा है और आपकी एरोबिक्स, अनएरोबिक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, हम घर में एरोबिक्स कर लें, डांस कर लें। पर्पज ये है कि हमारा जो रूटीन फिटनेस स्टाइल है वो नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए हमें डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करने की आवश्यकता है। किसी भी गेम में परफॉर्मेंस देने के लिए जब खिलाड़ी की बात होती है कि वो किसी न किसी कंपटीशन पर अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है, तो उसके लिए उसकी सबसे पहली जरूरत है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की, उसकी रेगुलर जनरल फिटनेस की। अगर जनरल फिटनेस को मेंटेन करेगा, घर में मेंटेन करता रहेगा, तो उसको ऐसी समस्या नहीं आएगी। जैसे ही हालात सुधरेंगे और हम लोग ग्राउंड्स पर पहुंचेंगे तो बहुत जल्द हम अपनी पुरानी लय को दोबारा से पकड़ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरा बस यही संदेश है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, घर में एक्सरसाइज करते रहें और उसी के साथ साथ जो हमारी दिनचर्या में खान पान की समस्या है, हम लोग खासकर जो हम लोग खिलाड़ी हैं एक सोच को लेकर रहते हैं कि हमें बहुत अच्छे खाने की आवश्यकता है। नो डाउट हम अच्छे खाने के साथ साथ क्या है कि बहुत अच्छा वर्कआउट भी करते हैं, तो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। आप देखेंगे कई बार अब सिचुएशन ये होने लगी है कि हम लोग घर में बैठे बैठे फैटी हो गए हैं, हमारा पेट निकलने लगा है क्योंकि हम खाने का इंटेक तो बराबर कर रहे हैं पर उसको कैलोरी बर्न के लिए उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो फिटनेस को मेंटेन करने के लिए 2 फेज हैं। एक तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और उसी के साथ साथ अपने फूड इंटेक को भी बैलेंस करके रखें, बैलेंस डाइट को लेकर चलें, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी और उस समस्या को हम आगे चलकर मेंटेन कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएंगे। और जैसे ही कंपटीशन शुरू होंगे, अभी तो सभी जगह कंपटीशन भी बंद है, कोई भी खिलाड़ी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने में सफल होगा। जी सर, अगला सवाल है मेरा कि अक्सर देखा गया है अधिकांश खेल एसोसिएशन द्वारा चयन प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है जिससे टैलेंटेड खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ। इसके लिए क्या क्या जाना चाहिए। जी कुलदीप जी, ये बेसिकली आप देखिए बहुत दिनों से एक चुनौती बनी हुई है इस तरह की कि अलग अलग एसोसिएशन हैं, अलग अलग फेडरेशन हैं गेम्स की। लगभग ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी इस टाइम 55 गेम है। रोज कुछ नए गेमों का
शुरुआत होती है और सभी की एसोसिएशंस बन जाती है, जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो आपका सवाल है, ये जनरल सवाल है और ये ऐसा अक्सर सुनने में भी आता है कि जो अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिभा में भाग लेने का और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी फेडरेशन है, उनके पदाधिकारी उससे रिलेटेड प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अंदर नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर उसके अंदर जुड़ जाते हैं, वो उसको चला रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति को उसका पर्पज, उसका उद्देश्य ही सही पता नहीं होगा तो सही टैलेंट का सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए भारत सरकार समय समय पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम कर रही है। पीछे अभी भारत सरकार का एक नियम भी आया था कि किसी भी खेल संस्था में, किसी भी खेल फेडरेशन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राजनीतिक दल या किसी तरह का होगा, वो सिर्फ उस खेल से संबंधित ही होगा। मगर अभी भी उसमें हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ जगह पर फेडरेशंस में चेंज हुआ है, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, चाहे अलग अलग गेम की फेडरेशंस हो, जैसे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें। लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसी पुरानी स्थिति थी वैसी ही है। आज की स्थिति में और पहली स्थिति में बहुत अंतर है। अभी सुधारात्मक रास्तों पर हम चल रहे हैं और फेडरेशंस में भी कई सारे सुधार किए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इन सुधारों के साथ साथ आने वाले समय में जो हमारी युवा शक्ति है, जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं सीधे देश का नाम रोशन करने में हमें सहायता प्रदान करेगा। जी सर, अगला मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय खेल नीति में क्या नए प्रावधान या सुधार किए हों जिससे खिलाड़ी का टैलेंट बढ़ सके? देखिए कुलदीप जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेल को एक अनिवार्य विषय के रूप में कहा गया है कि खेल एक अनिवार्य विषय होगा। जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी प्रोग्राम है, इन सभी के अंदर खेल को एक कंपलसरी एक्टिविटी के रूप में माना गया है। लेकिन हम पूरी शिक्षा नीति की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण कहीं ना कहीं खेल को लेकर नहीं है और शारीरिक शिक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के डेवलपमेंट के साथ साथ ही खेल का डेवलपमेंट भी संभव है। कहीं ना कहीं उसके अंदर यह देखा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कि हमने ये तो कह दिया कि खेल को हम अनिवार्य रखेंगे, मगर उसके जो आधारभूत रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका ढांचा तैयार किया जाना है, उसके ऊपर उसमें कोई दिशा निर्देश नहीं है। जनरली जो भी संस्थाएं अभी खेल से जुड़ी हुई हैं, जो भी एसोसिएशंस, जो भी रिकॉग्नाइजिंग बॉडी, जैसे कई सारे खेल से संबंधित पाठ्यक्रम है, बीपीएड, एमपीएड, इन सब की मान्यता राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की तरफ से भी अभी कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो चुका है और उसको लागू किया जाएगा, तो इस क्षेत्र में भी कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से हमें ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जिसके अंदर पाठ्यक्रमों में कुछ पुनर्निर्माण किया गया हो और उनको आगे चलाया जाए। जी सर, मेरा अगला सीधा सवाल है कि सभी खेलों में ट्रेनिंग स्तर सुधार के लिए आपका कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कुलदीप जी, आप ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं इस टाइम पर कि सभी खेलों में ट्रेनिंग स्तर को सुधार। देखिए, किसी भी खेल को हमने उसके ट्रेनिंग में सुधार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक आधारभूत ढांचा, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, उसके लिए ग्राउंड्स, इन सब चीजों की उपलब्धता होना। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैं जैसे अभी मेरठ में हूं, आप उत्तराखंड से चलेंगे, अगर हरिद्वार और मुजफ्फरनगर ये सब निकल जाए, मेरठ चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाइए आप आगरा, अलीगढ़, हाथरस, और कहीं ना कहीं पहला टर्फ, अगर हॉकी की बात करें जो देश का गौरव है, पहला टर्फ आपको ग्वालियर में जाकर मिलेगा या फिर दिल्ली में मिलेगा। तो जो खिलाड़ी, जो टैलेंट है, उसको सबसे पहले उसके आसपास स्टेडियम्स के अंदर अच्छी खेल सुविधाओं की आवश्यकता है, अच्छे कोचेज की आवश्यकता है जो उनको एक अच्छा ट्रेनिंग प्लान दे सकें, और अभी सभी जगह पर इनकी कहीं ना कहीं कमी है। तो भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे
तो ऐसी जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अगर हम लेकर चलें सभी स्टेडियम्स को, हर किसी राज्य के अंदर एक खेल मंत्रालय है। पीछे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि योगी सरकार के द्वारा ही एक ऐसा प्रस्ताव आया था कि प्रत्येक गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो खाली जगह पड़ी हुई है, सरकारी जमीन पड़ी हुई है, उसके अंदर खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उस प्रस्ताव पर आगे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अच्छी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है पास से पास जितना संभव हो सकता है अच्छे खेल मैदान, अच्छे उपकरण और अच्छे कोचेस की उपलब्धता कराए सरकार, जभी खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। सर मेरा अगला जो सीधा सवाल ये है कि देखा जाता है कि बहुत से खिलाड़ी धन के अभाव से आगे नहीं बढ़ पाते, इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष ग्रामीण और जो गांव क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा आबादी भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र की ही है और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे अच्छा खेल का टैलेंट भी है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसके घर पे ऐसी सुविधाएं नहीं है कि उसको बियर कर सके और कंटिन्यू चल सके, तो वो कहीं ना कहीं अपने माध्यम दूसरे चेंज कर लेते हैं और इस रास्ते से हट जाते हैं। इसमें भी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक बच्चा गांव से आया, किसी मंडल से, ब्लॉक से उसने खेला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने एक चैंपियनशिप में अपना प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन लिया और अब उसको स्टेट चैंपियनशिप के लिए जाना है। तो यहाँ दुविधा क्या है कि जिसके पास पहले से ही धन नहीं है, पहले से ही वो समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त है पैसे को लेकर, वो अपनी फीस, अपनी एंट्री फीस, आने जाने का खर्चा और सब कुछ उस बच्चे को, उस खिलाड़ी को देना पड़ता है। तो सरकार को ऐसी स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जैसे अदर फील्ड में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अभी दिव्यांग के अंदर स्कॉलरशिप दी जा रही है, साइंस के अंदर स्कॉलरशिप दी जा रही है छोटे छोटे स्कूल से, वैसे ही खेलों के अंदर भी स्कॉलरशिप्स का माध्यम होना चाहिए कि अगर एक बच्चा एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसकी फर्दर आगे जाने की जो भी परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंसेस के लिए जो भी खर्चा हो वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा वहन किया जाए, जिससे कि उसके अंदर लगातार मोटिवेशन बना रहे और वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहे। उसी के साथ साथ अच्छी प्रदर्शन के लिए उसको स्कॉलरशिप के साथ साथ उपकरण दिए जाएं, अच्छी ड्रेस की जरूरत है, एक हर किसी गेम की एक वेशभूषा है। हमारा एक अच्छा खिलाड़ी जो हो सकता है वो उसको खरीदने की कैपेसिटी में नहीं है, उसके पास अच्छे शूज नहीं है, तो ये सब चीजें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं मुहैया कराई जाए तो जाहिर है कि जो ऐसा टैलेंट है जो आगे बढ़ने में अपने आप को बीच में ही रोक लेता है वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा और भारतवर्ष जो ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल के लिए हम लोग सोच रहे हैं उसके अंदर निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है कि किसी को फिजिकल टीचर बनना है तो उसे इंटर के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार अगर एक छात्र ने इंटर किया है, 10+2 किया हुआ है, तो 10+2 के बाद में डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन के अंदर, खेलों के अंदर पाठ्यक्रम करने के लिए कोई भी पाठ्यक्रम ऐसा नहीं बना है। पहले से सभी जगह, सभी विश्वविद्यालयों में बीपीई, बीपीएस पाठ्यक्रम चलते हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन चलता है, पर यह कोई एक व्यावसायिक डिग्री नहीं है, व्यावसायिक उपाधि नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद उसको बीपीएड करना अनिवार्य है, बीपीएड के बाद वो एमपीएड करेगा, जब ही इस क्षेत्र में अपना आगे भविष्य निश्चित कर सकता है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, उसके अंदर हम आशा करते हैं बहुत जल्द ऐसा कोई ना कोई पाठ्यक्रम जैसे बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 साल का राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद की तरफ से कोई ना कोई एनसीटी की तरफ से हमें पाठ्यक्रम मिलेगा। देश में अभी कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जिन संस्थानों में ऐसा अभी चल रहा है, जैसे एलएनआईटी ग्वालियर के अंदर 4 साल का बीपीएड पाठ्यक्रम चलता है, एलएनसीपी त्रिवेंद्रम में चलता है, पर ये चुनिंदा 1 या 2 ही विश्वविद्यालय हैं जहां पर 10+2 के बाद, इंटर के बाद डायरेक्ट विश्वविद्यालय एक व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देते हैं। अभी हो सकता है कि बहुत जल्द जो 2021 से नियमावली लागू हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उसके अंदर ऐसा एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम हमारे संपूर्ण देश में लागू हो जाए और
10+2 के बाद ही बच्चा अपना खेलों के विषय में एक विषय निर्धारण करके भविष्य निर्धारण कर सकेगा। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है कि बीपीएड करने का क्या तरीका है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, विस्तार से हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए सर। कुलदीप जी, अभी जो एनसीटी के अनुसार बीपीएड करने के लिए नियम है वो 6 अलग अलग तरह के नियम है। जैसे पहला नियम मैं बता दूं कि बच्चा किसी भी विषय में ग्रेजुएट हो, उसने 50% अंक अर्जित किए हो, उसके साथ साथ उसके पास कोई ना कोई खेल की विशेषज्ञता का या खेल की पार्टिसिपेशन का कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में भाग लेने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो बीपीएड कर सकता है। दूसरी, अगर उसने ग्रेजुएशन के अंदर शारीरिक शिक्षा को एज ए इलेक्टिव पेपर पढ़ा है तो वो कर सकता है। तीसरा विषय, उसके अंदर जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन होता है, बीपीईएस प्रोग्राम होता है, वो उसने किया हुआ है जो प्योरली फिजिकल एजुकेशन के लिए है, तो बीपीएड कर सकता है। देन अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और उसकी परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 50% अंक होने चाहिए, तो अगर राष्ट्रीय लेवल पर पदक अधिकारी है कोई बच्चा, किसी ने पदक प्राप्त किया हुआ है किसी भी प्रतियोगिता में, तो वो डायरेक्ट पासिंग मार्क्स के साथ बीपीएड कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने प्रतिनिधित्व किया है किसी प्रतियोगिता में, तो वो भी मिनिमम क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन के साथ बीपीएड कर सकता है। जी सर। सर अंत में मेरा एक सवाल है, क्या आप भविष्य में अपनी कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे? हाँ कुलदीप जी, देखिए ये एक ऐसा विषय है कि हर कोई जो भी खेल प्रेमी है, जो भी इस विषय से प्रेम रखता है, वो जरूर ही ऐसा चाहेगा कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जो उससे रिलेटेड एरिया के जितने भी लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकें। और अगर संभवतः ऐसा संभव हो पाया तो निश्चित ही कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत मेरे द्वारा करने की कोशिश की जाएगी। जी सर। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, आपका विशेष बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपके काल देशना न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना में सीधे सवालों का जवाब देने के लिए शुभ भारती विश्वविद्यालय मेरठ के फिजिकल एजुकेशन के डीन डॉक्टर संदीप कुमार जी ने हमारे सीधे सवालों का बेखूबी जवाब दिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के इंटरव्यू देखने को मिलते रहे। अगर आपका कोई सुझाव या राय है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में किसी भी तरीके की परेशानी हो या कुछ भी हो, अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।